नमस्कार। मैं सत्येंद्र सिंह एक बार आपके बीच फिर। मैं जो चर्चा कर रहा था सब्जेक्ट पर, हम चर्चा कर रहे थे। सब्जेक्ट दो प्रकार के होते हैं, सिंगुलर और प्लूरल। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंतर्गत हम सब्जेक्ट पे जो चर्चा कर रहे थे, ये सब्जेक्ट टू टाइप के होते हैं। स्पेलिंग SUBJECT सब्जेक्ट। एक तो है सिंगुलर और दूसरा है प्लूरल। सिंगुलर के अंतर्गत जो आपके सब्जेक्ट आते हैं वो आता है ही, सी, इट और वन नेम, मीन्स नेम ऑफ वन पर्सन, सिंगुलर पर्सन। प्लूरल में आई, वी, यू, दे, मोर देन वन पर्सन, मोर देन वन पर्सन, PERSON। यहां पे ध्यान से देखना है, ही का जो यूज होता है, ही का मतलब वह, और किसके लिए? लड़का। सी का मतलब वह, किसके लिए? लड़की। इट ये अब्सेंट सब्जेक्ट के रूप में यूज किया जाता है। और अब्सेंट सब्जेक्ट किस संदर्भ में, किस पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आपको ये ध्यान देना है। अब्सेंट सब्जेक्ट किस पॉइंट ऑफ व्यू से? तो अब्सेंट सब्जेक्ट टाइम के पॉइंट ऑफ व्यू से, मीन्स ये टाइम के लिए, प्लेस के लिए। प्लेस के स्तर पे अभी हम इसको थोड़ा सा इग्नोर करते हैं। टाइम के लिए, तो इट का यूज टाइम के लिए होता है। और टेम्परेचर के लिए, टेम्परेचर तापमान के लिए। डिस्टेंस के लिए, डिस्टेंस दूरी के लिए। आप थोड़ा सा समझने के लिए, इधर अगर ना दिख रहा हो तो हिंदी में समय, दूरी, तापमान, इन चीज़ों के लिए इट का यूज होता है। और भी इट के यूज हैं, इसको हम डिटेल में, इट एक अलग टॉपिक होगा, उसमें हम डिटेल से इसको देखेंगे, डिटेल से इसको पढ़ेंगे। वन नेम, वन नेम का मतलब एक नाम। सिंगुलर में एक नाम आता है, जैसे राम, श्याम, मोहन, है ना। राम, रहीम, जॉनसन, जॉनसन, इसमें से कोई एक नाम। और भी कोई भी नाम हो, किसी में से, रजिया हुआ, सलमा हुआ, है ना, सीता हुआ, मोंटी हुआ, जैकलीन हुआ, कोई भी एक नाम। तो सिंगुलर में ये सारी चीजें। सिंगुलर में ही, सी, इट, वन नेम। ही लड़के के लिए, सी लड़की के लिए, इट टाइम के लिए, टेम्परेचर के लिए, डिस्टेंस के लिए, और वन नेम मीन्स एक नाम, कोई भी नाम। राम, रहीम, जॉनसन, है ना, मोहन, सोहन, रोहन, सारा, जैकलिन, कोई भी एक नाम। अब अगर आप प्लूरल को देखें, प्लूरल में, तो प्लूरल में आई का मतलब मैं। ध्यान रखना, आई होता सिंगुलर है, आई होता सिंगुलर है, बट प्रेजेंट इंडेफिनिट में इसे हम एज अ प्लूरल ट्रीट करते हैं। एज अ प्लूरल इसको हम लेते हैं, मानते हैं। समझ पाया? बी का मतलब हम, यू का मतलब तुम या आप। यहां भी ध्यान दीजिए, यू सिंगुलर भी होता है, यू प्लूरल भी होता है। लेकिन कोई भी चीज जब सिंगुलर और प्लूरल दोनों होती है, जनरली, कॉमनली उसे हम एज अ प्लूरल ही मानते हैं। जब हम प्रोनाउन पढ़ेंगे तो यू के बारे में और भी चीज़ें आपको बताएंगे, लेकिन अभी आप ये मान के चलिएगा
यू सिंगुलर भी होता है, यू प्लूरल भी होता है, लेकिन यहाँ पर हम यू को केवल प्लूरल मानेंगे। आर यू गेटिंग? क्या आप समझ पा रहे हैं? ओके। दे का मतलब वी, दे का मतलब वी, ये ही सी इट इनका प्लूरल है। मोर देन वन नेम मीन्स एक से अधिक नाम, एक से अधिक नाम। एक से अधिक नाम में एक से अधिक हो, चाहे 10 नाम आ जाए, 20 नाम आ जाए, 50 नाम आ जाए, कोई भी आ जाए, बस एक से अधिक नाम होना चाहिए। जैसे सारा और सलमा, दूसरा अनिल, किरण और बिमला। तो कोई भी नाम आ जाए, दो से अधिक, यहां दो है, मतलब एक से अधिक होना चाहिए, सॉरी, एक से अधिक नाम होना चाहिए। सारा और सलमा एक से अधिक है, अनिल, किरण और विमला एक से अधिक है, एक से अधिक चाहे जितना हो। मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी। तो सब्जेक्ट दो प्रकार के, सिंगुलर और प्लूरल। सिंगुलर में ही सी इट और वन नेम, प्लूरल में आई बी यू दे मोर देन वन नेम। अब इनका स्ट्रक्चर देखना है। स्ट्रक्चर देखने के दो तरीके हो सकते हैं, एक तो हम पहले सिंगुलर को लें, उसके सारे स्ट्रक्चर को देख लें, दूसरा सिंगुलर और प्लूरल को एक साथ लेके उसके सारे स्ट्रक्चर देख लें। ये दोनों तरीके हमारे पास उपलब्ध हैं, हमारे कॉमन सेंस पे डिपेंड करता है। लेकिन जब किसी चीज को सीखने के प्रोसेस में हो तो तोड़कर सीखना चाहिए। समझ पाए आप? ठीक वैसे ही जैसे कोई चीज पहली बार खा रहे हैं तो इकट्ठा ना खाएं, थोड़ा खा के चेक करें, है ना? थोड़ा थोड़ा खाएं तो अच्छा लगेगा, इकट्ठा खाएंगे तो हो सकता है डाइजेशन में प्रॉब्लम आ जाए। तो आइए, मैं मान के चल रहा हूं कि हाँ आप पहली बार इसे पढ़ रहे हैं, तो हमें अब स्ट्रक्चर के लेवल पे इसको देखना है। सिंगुलर का स्ट्रक्चर, सिंगुलर के स्ट्रक्चर के स्तर पे अगर इसको हम कैटेगराइज करें, आप ध्यान से अगर देखें तो एक तो पॉजिटिव का होगा, POSITIV पॉजिटिव, दूसरा नेगेटिव का होगा, NEGATIVE नेगेटिव, तीसरा इंटेरोगेटिव का होगा, INTERROGATIVE। इसी को इंट्रोगेटिव भी बोलते हैं, इंटेरोगेटिव भी बोलते हैं। जैसे जैसे दुनिया बदल रही है, लोग सिनोनिम्स, लोग प्रोनाउंसिएशन पे ज़्यादा अच्छा ध्यान देते हैं। डेट इज अ गुड थिंग्स इन दिस सोसाइटी एंड इन द मॉडर्न एज। हमारा थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन खराब ही है, फिर भी उतना भी नहीं खराब है, ध्यान रखिएगा। तो इंटेरोगेटिव में टू टाइप के इंटेरोगेटिव होते हैं, ऐसा नो टाइप इंटेरोगेटिव और वाई टाइप इंटेरोगेटिव। अब ध्यान से देखिएगा, जो पॉजिटिव का स्ट्रक्चर होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ईएस। जो नेगेटिव का स्ट्रक्चर होता है, सब्जेक्ट पहले क्या आएगा, सब्जेक्ट आएगा, तो सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब। यहां पे जो हेल्पिंग वर्ब होती है सिंगुलर की, वो डज होती है। क्या होती है? डज। ध्यान रखना, हेल्पिंग वर्ब के रूप में आपका आ गया डज, प्लस नॉट, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस
अब यहाँ पे इसके आगे भी आप यूज करना चाहें तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं ऑब्जेक्ट, यहाँ भी लिख दीजिए ऑब्जेक्ट। इसके बाद अगर कोई चीज बचती है तो उसे हम अदर थिंग्स में रखते हैं, प्लस अदर थिंग्स। लिखना चाहें तो लिख लीजिए प्लस अदर थिंग्स ओटी, प्लस अदर थिंग्स ओटी। आप ये बातें समझ रहे होंगे। तो पॉजिटिव का सिंगुलर सब्जेक्ट के स्तर पे सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ईएस प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस अदर थिंग्स। नेगेटिव के स्तर पे सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब डज प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस अदर थिंग्स। इंटेरोगेटिव टू टाइप के, ऐसा नो टाइप एंड फाइव टाइप। ऐसा नो टाइप का जो स्ट्रक्चर होता है हमेशा वो हेल्पिंग वर्ब से ही बिगिन होता है, हेल्पिंग वर्ब से ही स्टार्ट होता है, शुरू होता है। सबसे पहले ये समझिए व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ऐसा नो टाइप एंड फाइव टाइप। ऐसा नो टाइप एंड फाइव टाइप के बीच में क्या डिफरेंस होता है, क्या अंतर होता है। ऐसा नो टाइप उसे कहते हैं जिसका आंसर देने के लिए, जिसका आंसर एस या नो में दिया जाए, जिसका उत्तर यस या नो में दिया जाए। जैसे क्या राम पढ़ता है, क्या रहीम पढ़ता है, क्या जीसस पढ़ता है ना। तो यदि कोई भी व्यक्ति पढ़ता है और क्या से पूछा गया, क्या राम पढ़ता है, अगर पढ़ता है तो हम क्या बोलेंगे एस, और नहीं पढ़ता होगा तो क्या बोलेंगे नो। अर्थात जिस भी प्रश्न का उत्तर एस या नो में दिया जाता है वो एस या नो टाइप का इंटेरोगेटिव होता है। लेकिन इंग्लिश के स्तर पे अब कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हिंदी तो लिखा नहीं रहेगा। हाउ कैन यू फाइंड दिस इज ऐसा नो टाइप और फाइव टाइप, हाउ विल यू सॉल्व द क्वेश्चन। तो इंग्लिश के स्तर पे अगर इंग्लिश में कोई सेंटेंस लिखा हुआ है और उसका वो जो स्टार्ट हो रहा है आपका सेंटेंस, सेंटेंस जो बिगिन हो रहा है, सेंटेंस जो शुरू हो रहा है, अगर हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट है, किससे स्टार्ट है, हेल्पिंग वर्ब से, हेल्पिंग वर्ब से अगर वो स्टार्ट है तो फिर इसका मतलब वो ऐसा नो टाइप का है। और अगर कोई क्वेश्चन क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट है, क्वेश्चन वर्ड का मतलब जैसे हु, व्हाट, व्हाई, हुम, लाइक दिस, तो इसका मतलब वो कौन सा टाइप है, वो फाइव टाइप है। तो हेल्पिंग वर्ब इसीलिए इसमें सबसे पहले आता है हेल्पिंग वर्ब प्लस। हेल्पिंग वर्ब के बाद तुरंत आपका सब्जेक्ट आएगा। अगर ये नेगेटिव है, मान लीजिए इसमें भी नहीं वर्ड आ रहा है, जैसे क्या वह नहीं पढ़ता है, नहीं आ गया ना, तो इंटेरोगेटिव में जब भी नॉट आएगा, जब भी नहीं आएगा, उसे हमेशा सब्जेक्ट के बाद लिखते हैं। अर्थात नॉट का यूज हमेशा सब्जेक्ट के बाद होगा। स्ट्रक्चर में यही ध्यान रखना है। तो हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट एंड प्लस अदर थिंग्स, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। यहाँ पे फुल स्टॉप होता है और यहाँ पे इंटेरोगेटिव में क्वेश्चन मार्क होता है। मीन्स पॉजिटिव एंड नेगेटिव रिसीव्स फुल स्टॉप एंड इंटेरोगेटिव ऑलवेज रिसीव्स क्वेश्चन मार्क। वाई टाइप में जो हमारा वाई टाइप है वो क्वेश्चन वर्ड से शुरू होता है। वही क्वेश्चन वर्ड में क्या, वाई, हु, होम, लाइक दिस। क्वेश्चन वर्ड के बाद आपका तुरंत हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा। अब यहां ध्यान से देखिए, ये सिंगुलर था तो हेल्पिंग वर्ब आपका क्या होगा, डज। यहां भी हेल्पिंग वर्ब आपका क्या होगा, डज, क्योंकि हम सिंगुलर सब्जेक्ट का स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंतर्गत। प्लस अब इसके बाद तुरंत आपका क्या आ जाएगा, यही सब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस
अदर थिंग। मेरी इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अगर इंटेरोगेटिव में नॉट नहीं है, नहीं वर्ड अगर उसमें नहीं आया है तो नॉट को यहाँ से हटा देंगे। अगर नहीं वर्ड अगर वो नेगेटिव में है तो नॉट यहाँ पे यूज करेंगे। आर यू गेटिंग? ये सिंगुलर का स्ट्रक्चर है प्रेजेंट इंडेफिनिट में। अब यहाँ पे कुछ चीजें समझिए। समझना ये है, पॉजिटिव में एस या ईएस का यूज होता है वर्ब के साथ, लेकिन नेगेटिव और इंटेरोगेटिव में केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। मेरी बात आप समझ रहे होंगे। पॉजिटिव में वर्ब के साथ एस या ईएस का यूज होता है, लेकिन नेगेटिव और इंटेरोगेटिव में वर्ब के साथ एस या ईएस का यूज नहीं होता, अर्थात केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। दूसरी बात यह ध्यान रखना है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में सिंगुलर की हेल्पिंग वर्ब जो है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में सिंगुलर की हेल्पिंग वर्ब जो है वो क्या होती है? डज होती है। तो इस डज का यूज पॉजिटिव में नहीं होता, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब के रूप में होता है। मीन्स हेल्पिंग वर्ब पॉजिटिव में नहीं आती है, किस में आती है? नेगेटिव और इंटेरोगेटिव में। ये मेरी बात आप समझ रहे हो। अगर इतनी बात समझ में आ गई तो अब हमें यह ध्यान देना है कि जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस का यूज होता है उसका क्या तरीका है और कैसे यूज होता है। फिर हम हिंदी का एक सिंपल सा सेंटेंस लेंगे, उस पे आपको ये सारे स्ट्रक्चर रख के दिखाएंगे और आप इसको देखिएगा। आइए, तो एस या ईएस, इसको हम सामान्य स्वरूप में अगर देखें, किसी भी वाक्य के अंत में, हम सिंगुलर सब्जेक्ट के अंतर्गत इसको पढ़ रहे हैं, ध्यान रखिएगा, सब्जेक्ट क्या होगा? सिंगुलर। किसी भी वाक्य के किसी भी वर्ब के अंत में, वर्ब के लास्ट में यदि क्या आ जाए? एसएच आ जाए, सीएच आ जाए, ओ आ जाए, एक्स आ जाए, जेड आ जाए, जब ये चीजें आ जाती हैं तो वहां पे क्या लग जाता है? ईएस लग जाता है। ध्यान से देखिए, यदि किसी वर्ब के लास्ट में ओ आए, एक्स आए, जेड आए, सी एच आए, एस एच आए और डबल एस आ जाए, क्या आ जाए? डबल एस आ जाए, तो जो इस प्रकार की वर्ब होती है, देखिए लिखा है गो, फिक्स, बज, टीच, वाश या फिनिश, पास, ब्लेस, बहुत सारी और भी बहुत सारी वर्ब हैं। तो बस मैं आपको एक समझाने के लिए बता रहा हूं। अगर वर्ब के लास्ट में ओ, एस, ओ, एक्स, जेड, सी एच, एस एच, डबल एस अगर आते हैं तो फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ईएस लग जाता है, अर्थात गो का क्या हो जाएगा? गोज, फिक्स का एफ आई एक्स ई एस फिक्सेज, बज का बी यू डबल जेड ई एस बजेज, टीच का टीचेज ई एस लग जाएगा, वाश या फिनिश का वॉसेज और फिनिश का अगर हम यहाँ लिखें तो फिनिशेज, पास या ब्लेस तो पास का पासेज, ब्लेस का ब्लेसेज, पासेज और ब्लेस का ब्लेसेज, ईएस लग गया। तो यहाँ पे इस बात को आप ध्यान से देख रहे हैं, इस चीज को जो मैंने बताया कि अगर वर्ब के लास्ट में ओ, एक्स, जेड, एस एच, सी एच, डबल एस अगर आते हैं तो उस वर्ब के लास्ट में ईएस ऐड कर दिया जाता है। और वर्ब होती कौन है प्रेजेंट इंडेफिनिट में? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। आर यू गेटिंग? अब इसके बाद देखिएगा और कहां पे ऐसा होता है? वाई के पहले कॉन्सोनेंट, मीन्स अगर कोई वर्ब है, अगर कोई वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, वर्ब के लास्ट में वाई आ रहा है
और वाई से पहले कॉन्सोनेंट हैं, ध्यान रखिएगा, ए, ई, आई, ओ, यू, इनको छोड़कर सभी कॉन्सोनेंट होते हैं, अर्थात 5 वॉबल होते हैं। 5 क्या होते हैं? वॉबल होते हैं। कौन होता है? ए, ई, आई, ओ, यू, ये क्या है? आपके वॉबल हैं। फिर से ध्यान से देखिएगा, ए, ई, आई, ओ, यू, ये वॉबल हैं। अगर वाई के पहले ये वॉबल नहीं है तो कौन होगा? कॉन्सोनेंट होगा। उसी आधार पे रूल बना है, वाई के पहले अगर कॉन्सोनेंट है तो वाई को आई में चेंज करेंगे और ईएस लग जाएगा। यहां देखिए, फ्लाई लास्ट में वाई है, वाई से पहले कॉन्सोनेंट है तो वाई आई में चेंज होगा और साथ में ईएस लग जाएगा तो फ्लाइज। ऐसे ट्राई, वाई आई में चेंज हुआ और क्या लग गया? ईएस लग गया, ट्राइज। वरी, वरीज। अगली बात देखिएगा, अगर लास्ट में वाई हो और वाई से पहले कॉन्सोनेंट ना हो तो वाई आई में चेंज नहीं होता है, अर्थात कोई चेंज नहीं होगा, केवल एस लग जाएगा। यहां अगर ध्यान से देखें, प्ले, PLAY, वाई के पहले कॉन्सोनेंट नहीं है, ए है। ए क्या है? वॉबल है, तो वाई के साथ केवल एस लगेगा, प्लेज। वाई आई में भी चेंज नहीं होगा, तो प्ले का प्लेज, से का सेज। ये रूल आपको ध्यान से रखना है, इस रूल पे ध्यान देना है। अगली बात है, जब ऐसी कंडीशन ना हो, कौन सी कंडीशन? फर्स्ट, सेकेंड, इन दोनों कंडीशन को छोड़ के बाकी सभी कंडीशन में एस लगता है, चाहे इसको ले लीजिए या यहाँ पे बाकी बीट्स, रीड का रीड्स, और अगर हम यहाँ पे लिख दें गिव, GIVE, गिव का क्या हो जाएगा? गिव्स। इन्हीं बातों को ध्यान में रखना है, इसी को कहते हैं एस या ईएस का रूल। आइए अब आगे देखते हैं। ये मैंने स्ट्रक्चर फिर से वही लिख दिया है। अब देखिए, अब हम सेंटेंस के रूप में इन चीज़ों को देखते हैं। पहला है पॉजिटिव का स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ईएस प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर थिंग्स। जैसे वह पढ़ाता है, वह पढ़ाता है, तो वाक्य अंत में ताहे तीहते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट। वह का मतलब ही सिंगुलर सब्जेक्ट है और पढ़ाता है ये कैसा सेंटेंस है? पॉजिटिव है। अगर होता वह नहीं पढ़ाता तो क्या हो जाता? नेगेटिव हो जाता। अगर होता क्या वह पढ़ाता है तो इंटेरोगेटिव हो जाता। और इस वाक्य की शुरुआत क्या से हुई है तो क्या वह पढ़ाता है, इसका आंसर यस या नो में देना पड़ता, तो ये हो जाता SR नो टाइप, इंटेरोगेटिव का SR नो टाइप। अगर होता वह क्यों पढ़ाता है, वह कहाँ पढ़ाता है, वह कब पढ़ाता है, वह कैसे पढ़ाता है, तो ये हो जाता व्हाई टाइप, क्योंकि इसका रीजन बताना पड़ता, प्लेस बताना पड़ता, टाइम बताना पड़ता, कुछ ना कुछ तो बताना पड़ता। यस या नो से काम नहीं चलता, तो इसको कहते व्हाई टाइप। तो वह पढ़ाता है पॉजिटिव है, और पॉजिटिव का स्ट्रक्चर सिंगुलर में क्या है? सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म SAIS, ऑब्जेक्ट प्लस अदर थिंग्स। देखो, ऑब्जेक्ट और अदर थिंग्स हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, लेकिन सब्जेक्ट और वर्ब तो होगा ही। तो वह का होता है ही, हमने लिखा सब्जेक्ट, वह हो गया। वर्ब क्या है? पढ़ाना। पढ़ाना का होता है टीच, TEACH। अब लास्ट में देखिए क्या आ रहा है? CH आ रहा है। अभी हमने जो रूल पढ़ा है, अगर वर्ब के लास्ट में CH आए तो क्या जुड़ जाता है? ES जुड़ जाता है, तो ये हो जाएगा टीचेज। क्या मेरी बात आप समझ पाए? तो ही टीचेज। वह जाता है, क्या हो जाएगा? ही गो। अब ध्यान से देखना, लास्ट में ओ आया है तो क्या लग जाएगा? ES लग जाएगा, ही गोज। मेरी इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अगर इसी का नेगेटिव देखें, क्या देखें? नेगेटिव।
तो वह नहीं पढ़ाता है, वह नहीं पढ़ाता है, नेगेटिव हो गया। इसका स्ट्रक्चर सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब डज प्लस नॉट प्लस की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट प्लस अदर थिंग। ऑब्जेक्ट प्लस अदर थिंग्स हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो मैंने ऑब्जेक्ट को हटा दिया है क्योंकि आपको मैं सिखा रहा हूं, इसलिए सिंपल वे में सिखाने का प्रयास कर रहा हूं। वह नहीं पढ़ाता है तो क्या हो जाएगा, वह का ही स्ट्रक्चर देखिए, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब डज प्लस नॉट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट प्लस अदर थिंग्स। तो ही के बाद हेल्पिंग वर्ब आपकी क्या आ जाएगी, डज, ही डज। इसके बाद नेगेटिव है तो नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब क्या है, पढ़, हाँ वह नहीं पढ़ता है। अगर मैं इसको पढ़ाता लिख दूं, वह नहीं पढ़ाता है, तो ही डज नॉट टीच। अब ध्यान से देखना, यहां पर SEIS नहीं लगेगा। आप देख लीजिए यहां कहीं लगा है SEIS, नहीं लगा है। और नेगेटिव में वैसे भी वर्ब के साथ SEIS नहीं लगता। नेगेटिव में क्या आती है, हेल्पिंग वर्ब आती है। अब जैसे वह जाता है पॉजिटिव में है, तो नेगेटिव में वह नहीं जाता है, वह नहीं जाता है। तो क्या हो जाएगा, ही हेल्पिंग वर्ब डज प्लस जाना का क्या होता है, ही डज। अब नेगेटिव है तो डज के बाद क्या लग जाएगा, नॉट लग जाएगा, ही डज नॉट गो, वह नहीं जाता है, ही डज नॉट गो। मेरी इतनी बात समझ में आई, पॉजिटिव और नेगेटिव। वह नहीं पढ़ाता है, ही डज नॉट टीच, वह नहीं जाता है, ही डज नॉट गो। अब हम इंटेरोगेटिव में देखेंगे इसी का दोनों टाइप, ऐसा नो टाइप और फाइव टाइप। आप अगर ध्यान से देखें तो इधर इंटेरोगेटिव का ऐसा नो टाइप और इस साइड इंटेरोगेटिव का फाइव टाइप है। क्या वह जाता है, क्या से शुरू हो रहा है, क्या वह जाता है ना। तो क्या वह जाता है, तो अगर जाता होगा तो बोलेंगे एस, और नहीं जाता होगा तो बोलेंगे नो। तो ऐसा नो टाइप, और ये स्टार्ट किससे होता है, हेल्पिंग वर्ब से। ये रहा ऐसा नो टाइप का स्ट्रक्चर। सब सिंगुलर है तो सबसे पहले डज, DOES डज, सब्जेक्ट है वह, डज ही, फिर उसके बाद जाना का गो, डज ही गो। आप जब पंक्चुएशन पढ़ेंगे तो वहां पे थोड़ा सा देखेंगे स्मॉल लेटर और कैपिटल लेटर के बारे में। तो डज ही गो और लास्ट में क्वेश्चन मार्क ऐसे लिखा जाएगा। अब क्या वह नहीं जाता है, ऐसा नो टाइप में,
क्या आ गया, नेगेटिव आ गया, नहीं आ गया तो सब्जेक्ट के बाद नॉट लगेगा, ये भी देख लीजिए। तो लिखेंगे डज ही, इसके बाद क्या आएगा, नॉट, डज ही नॉट गो और क्वेश्चन मार्क। यहां देखिए, वह कहां जाता है बताना पड़ेगा ना, कहां जाता है, वह कब जाता है बताना पड़ेगा, ऐसे या नो से काम नहीं बनेगा, अर्थात इसको बोलते हैं वाई टाइप। इसमें सबसे पहले यहां देखिए क्वेश्चन वर्ड आता है, कहां का क्या होता है, वेयर, देखिए वेयर, फिर इसके बाद हेल्पिंग वर्ब क्या आएगा, डज आएगा, तो वेयर डज, फिर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, हमने सिंगुलर के स्तर पे जो स्ट्रक्चर था देखा था, स्ट्रक्चर के साथ हमने उस स्ट्रक्चर को कैसे हिंदी टू इंग्लिश में चेंज किया था, ये भी हमने देखा था, और स्ट्रक्चर का इम्पोर्टेंस भी आप इसके अकॉर्डिंग पहचान सकते हैं। हमने ये भी देखा था कि यस या ईएस का यूज किस आधार पे होगा, किस बेस पे होगा, इसको भी हमने देखा था। अब हम प्लूरल सब्जेक्ट का प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंतर्गत प्लूरल सब्जेक्ट के कितने स्ट्रक्चर हो सकते हैं, और उस स्ट्रक्चर के बेस पे कुछ हिंदी के सेंटेंस लेकर हम ट्रांसलेशन भी देखेंगे। सबसे पहले हमें जो देखना है, ये देखना है कि प्लूरल सब्जेक्ट के अंतर्गत क्या क्या आता है। तो प्लूरल सब्जेक्ट में अगर आप ध्यान से देखें तो आई, वी, यू, दे एंड मोर देन वन नेम आते हैं। तो इस प्लूरल सब्जेक्ट में आई, वी, यू, दे एंड मोर देन वन नेम, मोर देन वन नेम, ये ध्यान रखना। आई का मतलब मैं, आई होता सिंगुलर है, लेकिन आई को प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या मानते हैं, प्लूरल मानते हैं। आई का मतलब मैं हिंदी में, बी का मतलब हम, यू का मतलब तुम। हमने बताया है कि यू सिंगुलर भी होता है और यू प्लूरल भी होता है, लेकिन जब क्लियरिटी ना हो तो यू को हम जनरली क्या मानते हैं, प्लूरल मानते हैं। इसीलिए प्रेजेंट इंडेफिनिट में हम यू को प्लूरल मान के चल रहे हैं। दे का मतलब वे होता है, एंड का मतलब इसका कोई मतलब है नहीं, और तो आई, वी, यू, दे, मोर देन वन नेम, मोर देन वन नेम मतलब एक से अधिक नाम, जैसे राम एंड श्याम, है ना, या सलमा एंड राधिका, कोई भी मोर देन वन नेम, एक से अधिक नाम होना चाहिए। दो भी हो सकता है, तीन भी हो सकता है, चार भी हो सकता है, पांच भी हो सकता है, डिपेंड करता है कैसी रिक्वायरमेंट है। अब प्लूरल सब्जेक्ट के अंतर्गत स्ट्रक्चर क्या बनता है, कितने स्ट्रक्चर बनते हैं, ये आपको देखने हैं। तो आइए इसी को देखते हैं। हमें देखना है प्लूरल सब्जेक्ट के अंतर्गत स्ट्रक्चर, बनने वाले स्ट्रक्चर। तो हमें ये पता होना चाहिए कि प्लूरल में, चाहे प्लूरल हो या सिंगुलर हो, सिंगुलर में जैसे हमने पॉजिटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव देखा था, उसी प्रकार से हमें किस में देखना है, सिंगुलर में जैसे पॉजिटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव देखा था, वैसे ही प्लूरल के स्तर पे हम पॉजिटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव देखेंगे। तो पॉजिटिव, POSITIV पॉजिटिव, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव। पॉजिटिव का स्ट्रक्चर प्लूरल, प्लूरल सब्जेक्ट के अंतर्गत प्रेजेंट इंडेफिनिट में सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर थिंग्स। अब यहां पे ध्यान से देखना, सिंगुलर में
वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ यस या ईएस लगता था और प्लूरल में केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है। मीन्स जो आपकी वर्ब दी हुई होती है, वर्ब की जो बेस फॉर्म है, बेस फॉर्म का मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जिसे हम बेस फॉर्म भी कहते हैं वह हमेशा प्लूरल फॉर्म में होती है। इसीलिए प्रेजेंट इंडेफिनिट में सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए जब हमें उस वर्ब की जरूरत पड़ती है तब हम उसे प्लूरल से सिंगुलर बनाने के लिए एस या ईएस का यूज करते थे। ध्यान रखिएगा, सिंगुलर सब्जेक्ट के अंतर्गत पॉजिटिव जब हम पढ़ रहे थे तो पॉजिटिव में एस या ईएस वर्ब के साथ लगा रहे थे उस प्लूरल वर्ब को सिंगुलर बनाने के लिए। और वर्ब क्योंकि प्लूरल में हमेशा रहती है इसीलिए प्लूरल सब्जेक्ट के लिए हमें एस या ईएस लगाने की जरूरत नहीं है। तो पॉजिटिव का स्ट्रक्चर सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट प्लस अदर थिंग्स। नेगेटिव में सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब आएगी। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में प्लूरल सब्जेक्ट के लिए जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो डू होती है। और ये हमें ध्यान रखना है कि प्लूरल सब्जेक्ट के अंतर्गत नेगेटिव और इंटेरोगेटिव में चाहे वो एसआर नो टाइप हो या फाई टाइप हो, दोनों में हमें हेल्पिंग वर्ब डू यूज करना होता है। मीन्स इंटेरोगेटिव और नेगेटिव इनमें हेल्पिंग वर्ब यूज किया जाता है और हेल्पिंग वर्ब को ही एक्सिलरी वर्ब भी कहते हैं। मीन्स वी कैन से हेल्पिंग वर्ब एज एक्सिलरी वर्ब, डिपेंड्स ऑन यू। आर यू गेटिंग? आइए, तो हेल्पिंग वर्ब इसमें क्या आ जाएगा? डू प्लस नेगेटिव है तो नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस अदर थिंग्स, लास्ट में फुल स्टॉप रहता है। इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव कितने प्रकार के? तो आपने देखा है जैसे सिंगुलर में एस या नो टाइप, वैसे प्लूरल में भी एस या नो टाइप। तो यहाँ पे जो हम स्ट्रक्चर लिखने जा रहे हैं आप देखिए, अगर ये एस आर नो टाइप है, क्या है? एस आर नो टाइप है, तो इसका स्ट्रक्चर हमेशा किससे प्रारंभ होगा, किससे बिगिन होगा, किससे स्टार्ट होगा? हेल्पिंग वर्ब से। और प्लूरल की हेल्पिंग वर्ब है क्या? डू प्लस सब्जेक्ट प्लस। अगर इंटेरोगेटिव में कहीं भी नॉट आ रहा है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस में कहीं भी नॉट आ रहा है, कहीं भी नहीं का यूज हो रहा है, तो हम हमेशा जो नॉट का यूज करते हैं सब्जेक्ट के बाद करते हैं। किसके बाद? आफ्टर द सब्जेक्ट ऑलवेज यूज द नॉट इन द इंटेरोगेटिव। You can say the structure of the interrogative negative. You can say also this type of the structure interrogative and negative. If you remove the not, then the structure of the interrogative is without negative. कहने का मतलब हम स्ट्रक्चर को अगर लंबा करना चाहें, हम स्ट्रक्चर को बहुत ज़्यादा कैटेगराइज नहीं कर रहे हैं, आपकी आसानी के लिए इसी इंटेरोगेटिव में दो प्रकार के स्ट्रक्चर बनाया जा सकता है। एक तो इंटेरोगेटिव का पॉजिटिव और एक इंटेरोगेटिव का नेगेटिव। अर्थात जिस इंटेरोगेटिव में नॉट का यूज नहीं कर रहे हैं सब्जेक्ट के बाद, उसे हम इंटेरोगेटिव का पॉजिटिव स्ट्रक्चर कह सकते हैं। और जिस इंटेरोगेटिव में सब्जेक्ट के बाद नॉट का यूज कर रहे हैं उससे हम इंटेरोगेटिव का नेगेटिव स्ट्रक्चर कह सकते हैं। आर यू गेटिंग और नॉट? ये मेरी बात आपकी समझ में आ रही होगी। तो यही चीज हम इसीलिए हम दोनों का यूज कर दे रहे हैं आपकी सरलता के लिए। तो हेल्पिंग वर्ब डू प्लस सब्जेक्ट, अगर नॉट है तो नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर थिंग्स, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। अब आइए देखिए वाई टाइप का। वाई टाइप के स्तर पे अगर आप ध्यान दें तो वाई टाइप किससे शुरू होता है? क्वेश्चन वर्ड से प्लस
फिर हेल्पिंग वर्ब डू। अगर एक चीज थोड़ा सा ध्यान दें तो ऐसा नो टाइप का स्ट्रक्चर अगर आपको समझ में आ गया तो वाई टाइप के स्ट्रक्चर में एस और नो टाइप का स्ट्रक्चर इंक्लूड होता है, बस उसके पहले क्वेश्चन वर्ड लग जाता है। और इस क्वेश्चन वर्ड का मतलब क्या होता है, हिंदी वाक्य के बीच में जो इंटेरोगेटिव वर्ड आते हैं, जो प्रश्नवाचक शब्द आते हैं, उसी का ट्रांसलेशन होता है। जैसे वह क्यों पढ़ता है, तो क्यों का क्या होगा व्हाई, कहाँ का क्या होगा वेयर, वह कब जाता है, कब का क्या होगा व्हेन, वही वेयर व्हेन व्हाट हाउ, ये सब क्या है क्वेश्चन वर्ड है। आर यू गेटिंग और नॉट? मेरी बात आपको समझ में आ रही होगी। तो क्वेश्चन वर्ड, अब इसके बाद यही स्ट्रक्चर आप यहाँ पे रख दीजिए, बन जाएगा वाई टाइप का। तो क्वेश्चन वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब डू प्लस सब्जेक्ट, नॉट है तो नॉट का यूज करिए, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट एंड प्लस अदर थिंग्स और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। अब थोड़ा सा एक हिंदी का सेंटेंस लेकर हम आपको ट्रांसलेशन भी दिखा देते हैं। देखिए, जैसे वे स्कूल में पढ़ते हैं। नेगेटिव में वे स्कूल में नहीं पढ़ते हैं। क्या वे स्कूल में पढ़ते हैं? वे स्कूल में क्यों पढ़ते हैं? वे स्कूल में क्यों पढ़ते हैं, या वे क्यों स्कूल में पढ़ते हैं? वे स्कूल में क्यों पढ़ते हैं। ये क्या है, ये दोनों इंटेरोगेटिव है, ये ऐसा नो टाइप, ये वाई टाइप। ऐसे भी बन सकता है क्या वे स्कूल में नहीं पढ़ते हैं, तो सब्जेक्ट के बाद नॉट यूज है तो फिर नॉट यूज करना पड़ेगा। यहाँ पे देखिए नहीं का यूज नहीं हुआ है, ये लिखा है क्या वे स्कूल में पढ़ते हैं, तो यहाँ पे नॉट का यूज नहीं होगा, नॉट यहाँ से रिमूव कर देंगे ऐसे सेंटेंस का ट्रांसलेशन करते समय। मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब देखिए वे स्कूल में पढ़ते हैं तो पॉजिटिव है, देखिए क्योंकि वे क्या है, वे प्लूरल में आता है, आई बी यू दे, वे का मतलब दे, तो इसका लिख सकते हैं सब्जेक्ट पहले आएगा दे, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब क्या है पढ़ना, दे रीड, फिर स्कूल, स्कूल में ये क्या है ऑब्जेक्ट है, पढ़ने का काम स्कूल पर कर रहे हैं, काम जिस पर या जिसके लिए किया जाता है वही क्या है हमारा ऑब्जेक्ट है। तो दे रीड, प्रीपोजिशन इन आ जाएगा मे के लिए, दे रीड इन स्कूल। अगर अध्ययन करते हैं दे स्टडी इन स्कूल। वे स्कूल में नहीं पढ़ते हैं, नेगेटिव का स्ट्रक्चर अगर हम यूज करें तो सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ड डू प्लस नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट प्लस अदर थिंग्स, तो वे का क्या हो जाएगा दे, फिर इसके बाद हेल्पिंग वर्ब डू, नेगेटिव है इसीलिए डू के बाद नॉट आ जाएगा, डू नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब क्या है पढ़ना, दे डू नॉट रीड, रीड आपकी वर्ब है। अब ऑब्जेक्ट कहाँ है स्कूल में, तो मे के लिए इन और स्कूल के लिए SCHOOL स्कूल। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब अगर हम इसी को देखें इंटेरोगेटिव के स्तर पे, अब देखिए क्या वे स्कूल में पढ़ते हैं, तो इसको अगर हम ट्रांसलेट करें तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब क्या है डू, फिर इसके बाद क्या आएगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है दे, डू दे, फिर इसके बाद नॉट, नॉट तो यूज हुआ नहीं है, नहीं यूज करेंगे, वर्ब क्या है, वर्ब है पढ़ना, डू दे रीड, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है स्कूल में, पढ़ने का काम कहाँ कर रहे हैं
स्कूल में कर रहे हैं। तो अगर स्कूल में कर रहे हैं तो में के लिए इन और स्कूल, क्योंकि इंटेरोगेटिव है इसीलिए इंटेरोगेटिव के लास्ट में क्वेश्चन मार्क आता है, क्वेश्चन मार्क। ऐसे अगला, वे स्कूल में क्यों पढ़ते हैं? वे स्कूल में क्यों पढ़ते हैं? अगर हम इसे देखें, वे स्कूल में क्यों पढ़ते हैं, इसका स्ट्रक्चर वाई टाइप क्वेश्चन वर्ड, क्यों का क्या होगा वाई, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब क्या है डू, सब्जेक्ट क्या है वे, वाई डू दे, फिर नॉट यहां पे है नहीं, नॉट नहीं है तो नहीं यूज करेंगे। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब क्या है पढ़ना, वाई डू दे रीड, कहां ऑब्जेक्ट क्या है स्कूल में, पढ़ने का काम कहां कर रहे हैं स्कूल पर कर रहे हैं, इन स्कूल, वाई डू दे रीड इन स्कूल। ये मेरी बात समझ में आ गई होगी। अगर यही नेगेटिव होता कि वे स्कूल में क्यों नहीं पढ़ते हैं, क्यों नहीं पढ़ते हैं, तब आप क्या करते, तब फिर स्ट्रक्चर कौन सा है, ये बीच में आ रहा है वाई टाइप, बताना पड़ेगा क्यों नहीं पढ़ते हैं, ऐसे या नो में उत्तर देने से काम बनेगा नहीं। तो फिर यहां देखिए सब्जेक्ट के बाद नॉट यूज है, नहीं आ रहा है, तो ये स्ट्रक्चर हम इस स्ट्रक्चर में नॉट का यूज करेंगे। तो आ जाएगा क्वेश्चन वर्ड सबसे पहले, क्यों का क्या होगा वाई, फिर हेल्पिंग वर्ड डू, फिर इसके बाद सब्जेक्ट क्या है दे, फिर नहीं आ रहा है तो नॉट, फिर इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वाई डू दे नॉट रीड, फिर ऑब्जेक्ट आ जाएगा इन स्कूल SCHOOL, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। इन आपका प्रीपोजिशन है। क्या मेरी बात इतनी समझ में आई? तो ये प्लूरल का स्ट्रक्चर है, हमने सिंगुलर का स्ट्रक्चर उस पे सेंटेंस मैंने आपको बताया, प्लूरल का स्ट्रक्चर उस पे मैंने हिंदी का सेंटेंस आपको दिखाया। अब ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप इस प्रकार के हिंदी के सेंटेंस को ट्रांसलेट करके देखिए, स्ट्रक्चर पे रख कर देखिए, कहीं आपको समस्या आती है तो आप कमेंट करके बताइए अगर कोई दिक्कत है। अब मैं आपको एक ऐसा स्ट्रक्चर दिखाता हूं, स्ट्रक्चर क्या है यही, बस स्टैंडर्ड बुकों में इस स्ट्रक्चर को किस प्रकार से रखा जाता है, कभी आप उसे देख लें तो आप कंफ्यूज ना हो कि हमने क्या पढ़ा और ये दिख क्या रहा है। बातें दोनों सेम हैं, बस दिखाने का तरीका अलग अलग है। समझ पाए? ये ठीक वैसे ही है जैसे एक तो पानी दिख रहा है जिसे आप पी रहे हैं, नल से निकाल रहे हैं, दूसरा बोतल में पैक पानी है दोनों ही वाटर, बस देखने पर कंफ्यूजन ना हो कि इसमें क्या अंतर है ना। तो आइए हम एक स्ट्रक्चर, कंबाइंड स्ट्रक्चर देखते हैं जो स्टैंडर्ड बुकों में दिया रहता है। तो आइए देखते हैं। स्टैंडर्ड जो भी बुक होती है उसमें कभी कभी स्ट्रक्चर को इस प्रकार से अरेंजमेंट किया रहता है, and in this type of the structure means arrangemented structure, you may be miss something but this is also good structure, है ना। हमने आपकी सरलता के लिए उन स्ट्रक्चरों को तोड़ा, फिर सिंगुलर का पॉजिटिव नेगेटिव इंट्रोगेटिव बताया, फिर उसके बाद प्लूरल का बताया, उसी को अगर हम एक साथ रख दें, है ना। यहां पे एक हु का स्ट्रक्चर है, इस हु के स्ट्रक्चर को आई विल डिस्कस इन अ डिटेल्ड वे। जब डिटेल में हम इसको डिस्कस करेंगे, हु इज अ इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट, हु इज आल्सो अ क्वेश्चन वर्ड,
and who is also in a nominative case. You can say this may be the exception. आइए देखते हैं। तो सबसे पहले स्ट्रक्चर देखिए, यहां पे देखिए टाइप, सब्जेक्ट, ऑक्सिलरी वर्ब। एक्सिलरी वर्ब को ही क्या बोल सकते हैं? हेल्पिंग वर्ब। ये स्टैंडर्ड बुकों में हेल्पिंग वर्ब नहीं लिखा रहेगा, वहां पे क्या लिखा रहेगा? ऑक्सिलरी वर्ब। मीन्स इन अ स्टैंडर्ड बुक always written auxiliary verb but not helping verb। हमेशा क्या लिखा रहता है? ऑक्सिलरी वर्ब लिखा रहता है, ना कि हेल्पिंग वर्ब लिखा रहता है। आर यू गेटिंग और नॉट? अब यहां देखिए अफर्मेटिव, फिर सब्जेक्ट में आई बी यू दे, मीन्स ये किसका है? प्लूरल क्या है? अब देखिए यहां लिखा नहीं है कि ये प्लूरल सब्जेक्ट है, आपको समझना पड़ेगा। आई बी यू दे और मोर देन वन नेम भी नहीं लिखा है, हिडन है। और उसके बाद यहाँ पे क्या है? ऑक्सिलरी वर्ब। तो पॉजिटिव में अफर्मेटिव को ही पॉजिटिव बोलते हैं, अफर्मेटिव बोलो या पॉजिटिव बोलो, तो अफर्मेटिव के स्तर पे या पॉजिटिव के स्तर पे ऑक्सिलरी वर्ब का यूज नहीं होता है। और प्लूरल सब्जेक्ट है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, वर्क है। वहीं पे आगे आइए, अफर्मेटिव में जो सिंगुलर होता है, ही सी इट और वन नेम, मैंने राम लिख दिया है, रीना लिख सकते हो, टीना लिख सकते हो, टॉम लिख सकते हो, एज यू लाइक। और यहाँ पे पॉजिटिव में मीन्स अफर्मेटिव में ऑक्सिलरी वर्ब मीन्स हेल्पिंग वर्ब नहीं आती है, तो क्या आता है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ई एस प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर थिंग्स, उसके आगे आप रख सकते हैं, यहाँ पे लिखा नहीं रहता। तो वर्क की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ई एस, तो वर्क की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस जुड़ा हुआ है, वर्क है, वर्क में क्या जुड़ेगा? एस जुड़ेगा। नेगेटिव में देखिए, नेगेटिव में जो प्लूरल है, आई बी यू दे सब्जेक्ट है, तो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ तो पहले आएगा प्लूरल में सब्जेक्ट, फिर ऑक्सिलरी वर्ब और उसके साथ नॉट, मीन्स डू प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब इसी के साथ नेगेटिव में जो सिंगुलर होता है, ही सी इट और एनी अदर सिंगुलर नाउन, सिंगुलर नाउन का मतलब मे बी द नेम, जो नाम हो सकता है, तो ही सी इट और वन नेम, उसी को लिखा गया है एनी अदर सिंगुलर नाउन। क्या यूज होगा? डू नॉट की, डू नॉट प्लूरल में, तो डज नॉट सिंगुलर में। अब यहां पे ध्यान से देखिए, इसी डज नॉट को, इसी डज को क्या बोला गया? यहाँ पे ऑक्सिलरी वर्ब बोला गया है, और डज को ही क्या बोल सकते हैं? हेल्पिंग वर्ब बोल सकते हैं। और नॉट लगता ही है क्योंकि नेगेटिव है, तो डज नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। नेगेटिव में कभी भी ऐसे आई एस नहीं आता। अब इसके बाद आइए डब्ल्यू एच वर्ड, मतलब जो फाई टाइप जिसे आप बोलते हैं। देखो एस आर नो टाइप का कोई अलग से स्ट्रक्चर नहीं होता है, जो डब्ल्यू एच का स्ट्रक्चर बनता है, वाई टाइप का जो स्ट्रक्चर बनता है इंटेरोगेटिव में, उसी से अगर क्वेश्चन वर्ड को हटा दिया जाए तो बाकी जो बचा हुआ स्ट्रक्चर है उसी को हम एस आर नो टाइप का स्ट्रक्चर कहते हैं, जिसे हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करते हैं। अब देखिए आप, तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस के स्तर पे डब्ल्यू एच वर्ड वाई यहाँ पे लिखा हुआ है, वाट लिख सकते हैं, वेयर लिख सकते हैं, एज यू लाइक। यहाँ समझाने के लिए स्ट्रक्चर लिखा हुआ है वाई, फिर ऑक्सिलरी वर्ब डू, प्लूरल है इसीलिए, फिर सब्जेक्ट आता है, फिर वर्ब की यहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। अगर और आगे ये अगर नेगेटिव में होता तो क्या होता है? सब्जेक्ट के बाद नॉट का यूज होता है। यहाँ पे जबकि ऐसा लिखा हुआ नहीं है, ये आपको, ये इसमें अंडरस्टूड है, समझ पाया? अब ऐसे ही वाई टाइप, यहाँ पे नेगेटिव इंटेरोगेटिव में यहाँ पे हु लिखा हुआ है, और भी क्वेश्चन वर्ड हो सकते हैं, उसकी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ध्यान में रखिएगा जब हु होता है तो डोंट या डजंट हम एक साथ यूज कर सकते हैं, लेकिन मान लीजिए और कोई आ गया तो क्या वो यूज करना आसान होता है? तो नहीं होता है। वहां पे हमें पूरे स्ट्रक्चर को फॉलो ही करना पड़ेगा, क्योंकि हु नॉमिनेटिव केस में होता है, इसीलिए यहाँ पे ये संभव है, यहाँ पे इस स्तर पे ये चीजें संभव
हो सकती हैं। अब आगे इसको मैं अभी एग्जाम्पल देकर आपको समझाऊंगा, ध्यान से देखिएगा। फिर उसके बाद डोंट और डजेंट, सिंगुलर है, सिंगुलर है तो डज नॉट, उसी को डजेंट लिख सकते हैं, और प्लूरल है तो डू नॉट, उसी को डोंट लिख सकते हैं, और फिर सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब। क्या मेरी बात समझ पाए? एक सेंटेंस देखिए यहां पे, जैसे कि वह कहां नहीं जाता है, तो इसका अगर आप ट्रांसलेट करें, देखो वाई टाइप में होगा तो यहां पे आपका कहां का क्या होगा, वेयर, वेयर, फिर ये सिंगुलर है सब्जेक्ट तो डज, फिर इसके बाद क्या आएगा आपका सब्जेक्ट आएगा, ये ऑक्सिलरी वर्ब हो गया, फिर सब्जेक्ट आएगा, वेयर डज ही नॉट, फिर इसके बाद गो। Here you can not write doesn't. Doesn't it not possible in this type of the case. Doesn't or don't is possible only who type of the case. You should understand this type of the mistake always be in examination. ये आपको समझना है, इस प्रकार की गलतियां आपके पेपर में हो सकती हैं, एग्जाम में हो सकती हैं, तो ये ध्यान में रखिएगा। हु का जो केस है इस पे हम डिटेल डिस्कशन भी करेंगे। हु का जो पैसिव वॉइस बनता है, हु का हुम होता है, हुम का हु होता है, मेरी बात समझ पा रहे हो? और किसी क्वेश्चन वर्ड के साथ ऐसा खेल नहीं होता है, लेकिन क्योंकि हु आपका क्वेश्चन वर्ड भी है, हु आपका नॉमिनेटिव केस भी है, वहां पे दो चीजें एक साथ मैच होती हैं, इसीलिए हमें हु को क्वेश्चन वर्ड के साथ नॉमिनेटिव केस के रूप में भी रिप्रेजेंट करना होता है। आर यू गेटिंग और नॉट? आई होप यू आर गेटिंग। मैं समझ रहा हूं कि इसका मतलब ये चीजें थोड़ी सी मिसमैच होती हैं, लेकिन आप मेरी बातों को अगर समझ पाए होंगे। अब आइए हम देखते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज कहाँ कहाँ होता है। काफ़ी जगह यूज होता है, मैं आपको उससे एग्जाम्पल दे के समझाऊं। सबसे पहले मैं लिख देता हूं कहाँ कहाँ इसका यूज होता है। यूजेज बहुत सारी जगह है, लेकिन कुछ यूजेज को आपको ध्यान में रखना है। ऐसा नहीं है आप प्रेजेंट इंडेफिनिट को कहीं भी इंप्लीमेंट कर दिए, इट इज नॉट पॉसिबल, है ना। बात ये ऐसे ही होता है, कोई भी टेंस पढ़ें, पढ़ तो लिया, आ तो गया, यूज कहाँ करना है ना। और यूज करना नहीं आया तो सारी मेहनत आपकी खराब। एग्जाम में यही देखा जाता है, एग्जाम में कितना ज्ञान है, कितनी चीजें मालूम हैं, इससे कहीं ज्यादा ये देखा जाता है उन चीजों का यूज आप सही जगह कर रहे हैं कि नहीं। प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़ा तो है, उसका यूज नहीं मालूम है, यूज किस किस पोजीशन पर होगा, किस किस स्तर पे होगा। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का यूज नहीं मालूम है, प्रेजेंट परफेक्ट का यूज नहीं मालूम है। यूज और पढ़ना दोनों अलग अलग चीजें हैं, तो इसको हमें क्या करना है, हमें ध्यान देकर समझना है। तो आइए हम देखते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज कहाँ कहाँ होता है। पहला यूज प्रेजेंट इंडेफिनिट का, जैसे हम सिंपल प्रेजेंट कहते हैं, है ना। फर्स्ट यूज, अगर किसी अस्थाई तथ्य या सत्य को व्यक्त करना हो, अस्थाई सत्य मीन्स परमानेंट ट्रुथ, यू कैन से यूनिवर्सल ट्रुथ, है ना, सार्वभौमिक सत्य इसी को बोलते हैं, यूनिवर्सल ट्रुथ। उसी को क्या बोल सकते हैं हम, किसी अस्थाई तथ्य, अस्थाई तथ्य या सत्य को व्यक्त करने के लिए, जो फैक्ट है, परमानेंट फैक्ट है, नेवर चेंज, कभी चेंज ही नहीं हो सकता, उसमें कोई चेंज हो ही नहीं सकता। जैसे द सन राइजेज इन द ईस्ट, सूर्य कहाँ उगता है, सूर्य का उदय किस तरफ से होता है, ईस्ट में होता है, सूर्य पूरब में उगता है, सन राइजेज, सूर्य उगता है पूरब में। फिर उसके बाद देखो, जो भी
आपकी प्राकृतिक चीजें हैं, जैसे सूर्य हुआ, चंद्रमा हुआ, जिसे आप ग्रह बोल सकते हैं, उनके पहले क्या लगता है? दा लगता है। ये क्या है? डिटरमिनर। समझ पाए? ए एन दा, इसका यूज भी होता है एग्जाम में, तो इसको भी आप डिटेल में आगे चल के पढ़ेंगे। लेकिन अभी आप ये ध्यान में रखिए, जैसे सूर्य हुआ, चंद्रमा हुआ, इन सब के आगे दा लगता है। और भी जो ग्रह हुए, तारे हुए, नक्षत्र हुए। ऑयल फ्लोट्स ऑन द वाटर, जो तेल होता है पानी पर क्या करता है? तैरता है। तेल पानी पर तैरता है, फ्लोट होता है। ये भी क्या है? ये यूनिवर्सल ट्रुथ है। अगर आप तेल पानी में डाल दीजिए तो पानी नीचे, तेल ऊपर। ट्राई भी कर सकते हैं कभी, लेकिन ध्यान रखिएगा खतरा भी हो सकता है। काउज ईट ग्रास, गाय क्या खाती है? गाय घास खाती है। ये गाय की क्या है? एक प्रकार से ये भी अस्थाई तथ्य है। गाय के लिए ये भी अस्थाई सत्य है कि गाय घास खाती है। अब ऐसा नहीं हो सकता कि गाय ने घास खाना छोड़ दिया। ये भी परमानेंट सत्य है, यूनिवर्सल ट्रुथ है, अस्थाई सत्य है, ये एक फैक्ट है। द मून मूव्स राउंड द अर्थ, चंद्रमा क्या है? मून मूव्स राउंड द अर्थ, पृथ्वी के चारों तरफ क्या करता है? चक्कर लगाता है। कौन? चंद्रमा। तो ये भी क्या है? यूनिवर्सल ट्रुथ है। तो जो भी यूनिवर्सल ट्रुथ है, अस्थाई सत्य है, परमानेंट ट्रुथ है, यूनिवर्सल ट्रुथ को ही परमानेंट ट्रुथ आप बोल सकते हैं, या एक फैक्ट है। यूनिवर्सल ट्रुथ एक फैक्ट भी होता है। तो सारी बातें एक हैं। तो जो भी यूनिवर्सल ट्रुथ होगा, वो उसमें यूनिवर्सल ट्रुथ के स्तर पे हम प्रेजेंट सिंपल का यूज करते हैं, अर्थात प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज करते हैं। पहला यूज मैंने आपको बताया। अब हम देखेंगे अगला यूज है दूसरा यूज। प्रेजेंट इंडेफिनिट में जो दूसरा यूज है, उसे हम जो काम हम नित्य या स्वभावता करते हैं उसको रिप्रेजेंट करने के लिए, जो काम हम नित्य, रेगुलर, स्वभावता, हैबिचुअल, मीन्स रूटीन और हैबिचुअल एक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए भी प्रेजेंट इंडेफिनिट का प्रयोग होता है। मीन्स इन द रूटीन एंड हैबिचुअल एक्शन, if we want to represent routine and habitual action, then you should use the present indefinite tense. Are you getting? और इस प्रकार के इस प्रकार की सिचुएशन में, इस प्रकार की स्थितियों में जहां पर हम रूटीन और हैबिचुअल एक्शन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, अर्थात जो काम नित्य हमेशा हो रहा है या जो काम हमारे स्वभाव में है और हमेशा हो रहा है, उसमें प्राय ऑलवेज, नेवर, एवरी डे, एवरी वीक, एवरी मंथ, ऑफ्टन, ऑफ्टन का मतलब प्राय, यूजली, जनरली, वंस, ट्वाइस, समटाइम्स, सेवरल टाइम्स, अ वीक और मंथ, इसका यूज होता रहता है। ये भी यूज होते हैं एग्जाम्पल के रूप में, जैसे राम ऑलवेज गेट अप एट 4 AM। राम क्या करता है? राम हमेशा 4 बजे उठता है, नित्य उठता है, रोजाना उठता है, डेली उठता है, उसका स्वभाव है, उसका हैबिचुअल एक्शन है। ऐसे ही यू साइकिल टू स्कूल एवरी डे, आप हमेशा साइकिल से स्कूल जाते हैं, साइकिल करके, साइकिलिंग करके स्कूल जाते हैं। तो ये क्या है? आपका रूटीन वर्क है। आप साइकिल डेली चलाते ही हैं, साइकिल से जाते ही हैं। और इसको बी ड्रिंक हॉट कॉफी एवरी इवनिंग, आप क्या करते हैं? प्रत्येक शाम को हॉट कॉफी पीते हैं। बी ड्रिंक, बी मीन्स हम प्रत्येक शाम को, बी मीन्स हम, ड्रिंक पीते हैं, हॉट कॉफी एवरी इवनिंग, हम प्रत्येक शाम को, एवरी इवनिंग क्या करते हैं? हॉट कॉफी पीते हैं। हम प्रत्येक शाम को हॉट कॉफी पीते हैं। ये क्या है? ये हमारी आदत है या ये हमारा रूटीन है। हमारा रूटीन है कि भाई हम शाम को क्या करते हैं? हॉट कॉफी पीते हैं। जैसे आप सब कहते होंगे भाई हम रोज सुबह 4 बजे क्या करते हैं? कॉफी पीते हैं। कुछ लोग सुबह 4 बजे उठ के टॉनिक पीते हैं।
अब टॉनिक का बहुत बड़ा लॉजिक होता है। टॉनिक दो प्रकार के होते हैं, एक तो स्वास्थ्य के लिए अच्छा और दूसरा स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक। और इसी पर हमारे ख्याल से अमिताभ बच्चन के पिता हरिवंश राय बच्चन, उन्होंने मधुशाला भी लिखी है ना। और मधुशाला में उन्होंने बहुत बड़ा संकेत भी दिया है कि आइए ठीक है, बी ड्रिंक हॉट कॉफी एवरी मॉर्निंग, मतलब एवरी इवनिंग, एवरी मॉर्निंग भी आप यहाँ लिख सकते हैं, एवरी वीक भी लिख सकते हैं, एवरी मंथ भी लिख सकते हैं। और जहाँ पे ये चीज़ें लगती हैं उसका मतलब ये हो जाता है कि यह आपके नित्य स्वभाव में है, ये आपका क्या है, रूटीन वर्क है या हैबिचुअल एक्शन है। सी गोज फॉर वॉक, सी गोज वह जाती है, फॉर वॉक टहलने के लिए, फॉर वॉक एट 6 in the morning। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया है, सी गोज फॉर अ वॉक, यहाँ पे केवल फॉर लिखिएगा ऐसे, फॉर, इसको थोड़ा यहाँ पे लिख देते हैं, सी गोज फॉर अ वॉक एट 6 in the morning। वह मॉर्निंग में 6 बजे क्या करती है, टहलने जाती है, वॉक पे जाती है, वॉकिंग करने। तो आपने इसमें ये समझा कि दूसरे नंबर पर जिसे मैंने बी से रिप्रेजेंट किया, जो काम हम नित्य या स्वभावता अर्थात जो हमारा रूटीन वर्क है, जो हैबिचुअल एक्शन है, जो हमारी आदत में है, उसको भी प्रेजेंट इंडेफिनिट में रिप्रेजेंट करते हैं। अब आइए तीसरा देखते हैं इसमें। अब हम अगला यूज नंबर 3 मीन्स सी, निश्चित प्रोग्राम या प्लान्ड फ्यूचर एक्शन को अगर हमें रिप्रेजेंट करना हो तो उसमें हम किसका यूज करते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट का, सिंपल प्रेजेंट का। उसी को हम प्री शेड्यूल्ड, पहले से हमने शेड्यूल्ड किया है फ्यूचर एक्शन को, पहले से तय कोई फ्यूचर एक्शन है या कोई इवेंट है, कार्यक्रम है, प्रोग्राम है, तो वहां पे हम प्रेजेंट सिंपल का यूज करते हैं। जैसे अंकिता लीव्स फॉर बॉम्बे टुमारो, अंकिता क्या करेगी, लीव का मतलब छोड़ना, अलग होगी, कहां से, बॉम्बे से, टुमारो मतलब वह कल बॉम्बे से लीव कर जाएगी, वह बॉम्बे से चल देगी, बॉम्बे को छोड़ देगी, लाइक दिस, है ना। कहते नहीं भाई मैं दिल्ली से कल चल दूंगा, तो ये क्या है, ये प्लान्ड फ्यूचर एक्शन है, हमने प्लानिंग कर लिया, तो इसमें प्रेजेंट सिंपल का यूज होगा। तो अंकिता लीव्स फॉर बॉम्बे टुमारो, अंकिता मेरी बहन का भी नाम था और वो इसलिए मेरे ख्याल से एक्सपायर हो गई, मैं बहुत छोटा था, शायद उसकी समय पे दवा नहीं हो पाई। और गांव में आज भी बहुत बड़ी समस्या है लड़कियों और लड़कों में, लड़के अगर बीमार हों तो उनको माँ बाप तुरंत लेके भागते हैं, चल चल तू मर जाएगा तो फिर कौन संभालेगा जायदाद। और लड़की है वो बीमार हो गई, लोग लापरवाही कर देते हैं कि एक दो चली भी जाए तो ठीक ठाक ही है। मैं देखता रहता हूँ, कभी कभी तो मैं अपने परिवार में ही देख लेता हूँ तो इसीलिए गांव में आज बहुत बड़ी समस्या, गांव में लोगों के पास बहुत पैसा है, बहुत बड़े बड़े धनाढ्य लोग हैं, मंदिर बनवा देंगे, मस्जिद बनवा देंगे, है ना, मौलाना पंडित जो भी हैं, और बड़ी प्रशंसा करेंगे, जबकि वास्तव में मंदिर और मस्जिदों से बेटियां बचती नहीं हैं। मंदिर और मस्जिदों ने बेटियों का शोषण किया है और धर्म ने सबसे ज्यादा शोषण किया है। इसीलिए किसी गांव में मंदिर और मस्जिद है और वहां अस्पताल नहीं है, महिलाओं के लिए, बेटियों के लिए, बहनों के लिए, छोटे बच्चों के लिए। अगर आप बहुत बड़े धनाढ्य हैं, बहुत पैसा ही है, और आप अपने आप को बहुत बड़ा समाज सेवक कहते हैं, बहुत बड़े धनी कहते हैं, तो इस बात पे तो शर्म आनी चाहिए और शर्म करनी भी चाहिए। और गांव के लोगों को आप बहुत पैसा रखे हैं और अपनी बहुत आप बड़ाई करवा रहे हैं, लेकिन अगर आपके गांव में इलाज की सुविधा नहीं है तो आपके इस पैसे का कोई महत्व
नहीं है, अगर आपके गांव के लोग इलाज के अभाव में मर जा रहे हैं, आप बहुत बड़े नेता बन गए, बहुत बड़े ग्राम प्रधान बन गए, बहुत बड़े चौधरी बन गए, लेकिन इलाज की व्यवस्था महिलाओं के लिए नहीं कर पाए कि रात में सुबह शाम उन्हें अचानक दिक्कत हो और वो इलाज के लिए गांव के पास में ही इलाज के अभाव में कोई ना मरे, ये ध्यान रखना है। ऐसे ही आपने नाम सुना होगा राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय बहुत बड़े समाज सुधारक पहले नहीं थे, बाद में बने। जब उन्होंने देखा उनकी भाभी को लोग सती प्रथा जो सिस्टम था उसके स्तर पे ले जाके जिंदा जला रहे हैं, तब उनको बड़ा दुख हुआ कि ऐसी व्यवस्था है, ऐसा सिस्टम है, लोग सोच ही नहीं रहे हैं, महिलाओं की ये दुर्दशा। तो सोचिए, महिलाओं को पहले तो जला दिया जाता था, आज तो थोड़ा बीमार हुई तो थोड़ा रोक दिया जाता है कि चलो मर जाएं या जी जाएं, जो भी जैसा सिस्टम है, लेकिन अभी भी बहुत बड़ा भेदभाव है। और किसी भी गांव में अगर मंदिर और मस्जिद है और वहाँ पे अगर अस्पताल नहीं है, तो ऐसी मंदिर और मस्जिद वास्तव में जन कल्याण के लिए तो नहीं हो सकती। पहले अस्पताल, फिर मंदिर मस्जिद, और उसी अस्पताल में अपने ईश्वर को देखो, इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। भगवान राम हुए या मोहम्मद हुए, जीसस हुए, ये पहले समाज सुधारक थे। इन्होंने कभी अपने लिए मंदिर मस्जिद पहले नहीं, इन्होंने पहले समाज की सेवा की। तो समाज की सेवा के लिए जो संस्थाएं जरूरी है वो डेवलप होनी चाहिए। उसके बाद आपकी आस्था है, आप उसमें श्रद्धा रखें, लेकिन पहले जो चीजें जरूरी हैं। तो आइए, तो अंकिता लीव्स फॉर बॉम्बे टुमारो, तो प्लान्ड फ्यूचर एक्शन है, इसीलिए प्रेजेंट सिंपल में इसको हम करेंगे। द रॉकेट लैंड्स ऑन द मून एट 10 AM। रॉकेट क्या करेगा? 10 बजे लैंड करेगा। किस पर? मून पर उतरेगा। अभी उतरा नहीं है, उतरेगा। फ्यूचर के ये एक्शन क्या हो गया? प्लान्ड हो गया, फ्यूचर में प्लान किया हुआ। प्लान फ्यूचर में अगर हमने किया है, कहने का मतलब निश्चित प्रोग्राम। हमने अगर फ्यूचर में, फ्यूचर के लिए प्लान किया है, तो उसको हम क्या करेंगे? प्रेजेंट में ट्रांसलेट करेंगे। द कॉलेज रीओपन्स इन द जुलाई, पहले से ही प्लान है कि भैया आपका स्कूल कब खुलेगा? जुलाई में खुलेगा। तो पहले से प्लान है, इसीलिए किस में यूज होगा? प्रेजेंट सिंपल में। आर यू गेटिंग? अब आइए अगला देखते हैं। नमस्कार, मैं सत्येंद्र सिंह एक बार आपके बीच फिर। मैं चर्चा कर रहा था प्रेजेंट इंडेफिनिट के यूज को, अर्थात प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज कहाँ कहाँ किया जाता है। उसी के क्रम में थोड़ा सा आगे देखते हैं। अगर मान लीजिए किसी लेखक की बात को बताना है ना, किसी लेखक का कोई स्टेटमेंट है, उसका कोई वाक्य है, उसका कोई कथन है, उसको बताने के लिए भी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज करते हैं। अर्थात उसकी बातों को बताने के लिए हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज करते हैं, अर्थात प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ट्रांसलेट करके उसकी बात को बताते हैं। शेक्सपियर सेज, शेक्सपियर कहता है, फ्रैल्टी, फ्रैल्टी दाई नेम इज वुमेन, मतलब निर्बलता का नाम ही है महिला। जो कमजोर है वही महिला है, जिसकी आंखों से आंसू निकलते हैं वही महिला है, जो दुख को देख के डर जाती है वही महिला है, शेक्सपियर कहते हैं। अर्थात महिला की कोई जात, महिला का कोई लिंग, ऐसा कुछ होता नहीं है। महिला परवरिश पे डिपेंड करती है। शेक्सपियर यही कहना चाह रहा है। तो शेक्सपियर का जो कथन है, क्या बताया गया? शेक्सपियर से फ्रैल्टी दाई नेम इज वुमेन, निर्बलता, दाई नेम उसी का नाम है, महिला। तो निर्बल व्यक्ति को ही सरकार क्या करती है? प्रोत्साहन देती है, बहुत सारी चीजें बताती हैं। इसीलिए जब किसी महिला का शोषण होता है और वह महिला अगर अपने अधिकारों के लिए प्रयास नहीं करती हैं, इसका मतलब कि वह क्या है? वह वास्तव में महिला है, वह निर्बल है,
लेकिन अगर वो लड़ने पर आ जाए, अपने अधिकारों को लेने पर आ जाए, अपने अधिकारों के लिए प्रयास करने लगे, तो वो क्या है, वो फिर अब वोमेन नहीं रही, क्योंकि उसके अंदर अब निर्बलता नहीं है। तो तो शेक्सपियर का कथन है, किसी भी कोई भी स्टेटमेंट है, किसी लेखक का है, किसी लेखक की बात को बताना है, तो उसको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही बताते हैं। रेडियो या टीवी कमेंट्री में जो कमेंट्री किया जाता है, मैच आता रहता है, कमेंट्री करते हैं, फुटबॉल है, कमेंट्री करते हैं, उसकी जो कमेंट्री की जाती है वो भी किस में की जाती है, प्रेजेंट टेंस में की जाती है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में कमेंट्री की जाती है। आप कभी कमेंट्री सुनी है, उस पर ध्यान दीजिए। दे ऑलवेज यूज द प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस इन द कमेंट्री, and each and everything they told in a commentary in present indefinite tense means for the commentary present indefinite tense is a very important tense because each and everything is speaking in a present indefinite in a commentary. रेडियो और टीवी कमेंट्री में, अर्थात कोई भी कमेंट्री है, उसमें क्या यूज होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। जैसे यहाँ अमन पुशेस द बॉल टू वीरेंद्र, अमन पुश करता है वीरेंद्र को बॉल, अमन ने वीरेंद्र को बॉल पुश किया, तो यहाँ क्या है, अमन पुशेस द बॉल टू वीरेंद्र, अमन वीरेंद्र को बॉल पुश करता है, एंड वीरेंद्र पासेज टू अशोक, और वीरेंद्र इसको अशोक को पास करता है। दिस इज द कमेंट्री, है ना। और आप इसी को जब हिंदी में सुनेंगे तो क्या लगेगा, अमन ने उसको पास किया, उसने उसको पास किया, उसने उसको पास किया, लाइक दिस। बट इन अ कमेंट्री, वो चाहे रेडियो में कमेंट्री बताई जा रही हो या टीवी में कमेंट्री आपको बताई जा रही हो, उसमें हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज होता है। शायद मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी। और क्या, हिस्ट्री की बातों को, किसकी बातों को, हिस्ट्री, इतिहास में कोई बात दर्ज है, तो इतिहास की कोई बात अगर आप बता रहे हैं, हिस्ट्री की किसी बात को अगर आप बता रहे हैं, तो वहां पर भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज होता है। जैसे एक स्टेटमेंट लें, हमने एग्जांपल लिखा है, गांधी एंड नेहरू आर टू ग्रेट मैन ऑफ इंडिया। गांधी और नेहरू दो महान व्यक्ति थे भारत के, गांधी और नेहरू दो महान व्यक्ति थे भारत के। लेकिन यहां पे क्या है, आर है, दो महान व्यक्ति हैं भारत के, हम थे नहीं कहते हैं, क्या कहते हैं, हैं। गांधी और नेहरू दो महान व्यक्ति हैं भारत के, अर्थात हिस्ट्री की बातों को बताने के लिए हम प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज करते हैं। हिंदी में बोलचाल में हम भले उसे पास्ट में रख के बता दें कि गांधी बहुत महान थे, हिंदी में कह सकते हैं, लेकिन इंग्लिश में हम जब भी हिस्ट्री की बातों को बताते हैं तो हमेशा हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज करते हैं, ये हमें ध्यान में रखना है। तो गांधी एंड नेहरू आर टू ग्रेट मैन ऑफ इंडिया, गांधी और नेहरू भारत के दो महान व्यक्ति हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट में हम हिस्ट्री की बातों को बताने के लिए कुछ बातें आपको ध्यान रखना है। गांधी और नेहरू, इनकी विचारधारा दोनों की कहीं कहीं पर नहीं मिलती थी, कहीं कहीं पर अलग थी। गांधी बात करते थे कि राजनीति में धर्म होना चाहिए, तो गांधी किस धर्म की बात करते थे, क्या गांधी कभी मंदिर जाते थे, मस्जिद जाते थे, तो नहीं जाते थे। गांधी बात ये करते थे कि राजनीति में धर्म का मतलब नैतिकता होनी चाहिए, लोक लाज होना चाहिए। अगर ट्रेन एक्सीडेंट हुआ तो फिर जो भी उसका मंत्री है उसे इस्तीफा दे देना चाहिए। देश अगर किसी से नहीं संभल पा रहा है तो उतर जाना चाहिए, जबरदस्ती गद्दी पर नहीं बैठना चाहिए। अगर अर्थव्यवस्था नहीं संभल पा रही है तो फिर वित्त मंत्री को हट जाना चाहिए, नहीं कर पा रहे तो किस लिए जबरदस्ती बैठे हो गद्दी पर। तो उसी की बात कर रहे थे, लोक लाज की बात, नैतिकता की बात। गांधी का धर्म का मतलब नैतिकता, लोक लाज होना चाहिए। गांधी कभी मंदिर मस्जिद घूमे नहीं, उन्होंने जनता के लिए काम किया। नेहरू भी इसी टाइप के व्यक्ति थे, बस विचारों में मतभेद था। न्यूज़पेपर हेडलाइन, न्यूज़पेपर की जब हेडलाइन होती है, न्यूज़पेपर की हेडलाइन को किसमें शो करते हैं, प्रेजेंट
डेफिनिट टेंस में। अच्छा, इससे एक चीज और होता है, न्यूज़पेपर की जो हेडलाइन प्रेजेंट इंडेफिनिट में हम शो करते हैं, उसे न्यूज़पेपर को अट्रैक्टिव बनाने के लिए, लोग इसको देखें, डेट इज इवेंट, मतलब डेट इज हैपनिंग इन अ प्रेजेंट, मतलब ये अभी अभी प्रेजेंट में हुआ है, घटना चाहे थोड़ा सा पहले ही हो गई हो। यहाँ देखिए, हरिकेन डिवास्टेट्स बंगाल, हरिकेन बंगाल को डिवास्टेट्स कर देता है, बर्बाद कर देता है, इसका मतलब ये हुआ, जबकि बात क्या है, हरिकेन तो आ चुका होगा, कोई तूफान है, ये तूफान आ चुका होगा। तो कहने का मतलब, न्यूज़पेपर की जो हेडलाइन होती है, न्यूज़पेपर की हेडलाइन को किसमें शो किया जाता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, ये आपको ध्यान में रखना है। अगली बात है, टू डिस्क्राइब प्रोफेशनल एक्टिविटीज एंड ड्यूटी। प्रोफेशनल एक्टिविटीज को बताने के लिए या प्रोफेशनल ड्यूटी को बताने के लिए, आप जो काम करते हैं निरंतर, जो प्रोफेशन है, उसको भी हम किस में दिखाते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट में। जैसे पुलिस, द पुलिस मेंटेन पीस इन सोसाइटी, पुलिस क्या करती है, सोसाइटी में पीस को, शांति व्यवस्था को मेंटेन करती है। तो ये पुलिस की क्या है, ड्यूटी है, पुलिस की क्या है, प्रोफेशनल ड्यूटी है। ऐसे किसी का भी हो, चाहे बैंक के स्तर पर हो या स्कूल के स्तर पर हो, जो भी जिसकी प्रोफेशनल ड्यूटी है या जिसकी ड्यूटी है, उसको हम जब भी डिस्क्राइब करते हैं, बताते हैं, तो हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बताते हैं। आर यू गेटिंग और नॉट? तो मेरी इतनी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। अब इसमें एक यूज और है, उसे भी देखते हैं। इसमें लास्ट जो प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज होता है, उसमें क्या है, आइए देखिए। इस यूज को हम आगे पढ़ेंगे जब हम सबॉर्डिनेट क्लॉज पढ़ेंगे, है ना, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को पढ़ेंगे, और वाक्यों को जब हम जोड़ना सीखेंगे, तो उसमें ये सारी चीज़ें एक बार फिर से रिप्रेजेंट होंगी, आपके सामने आएंगी। लेकिन फिर भी एक बार आपका इन बातों से परिचय हो जाए कि यहाँ भी प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज होता है। अगर इफ, as soon as, when, unless, after, before, till, until, even if, in case, as के बाद subordinate क्लॉज में आने वाला, ध्यान रखिएगा, दो प्रकार के क्लॉज, कोऑर्डिनेट क्लॉज, सबॉर्डिनेट क्लॉज। तो सबॉर्डिनेट क्लॉज में आने वाला वर्ब अगर हिंदी के वाक्य में फ्यूचर टेंस में हो, फ्यूचर टेंस में इंग्लिश में नहीं, हिंदी में अगर फ्यूचर टेंस में हो, तो उसे अंग्रेजी में सिंपल प्रेजेंट में ही लिखा जाता है। जैसे इफ यू कम, अगर तुम आओगे, इफ यू कम, अगर तुम, वैसे आप ट्रांसलेट करें तो आपको दिखाई देगा, इफ यू कम, अगर तुम आते हो, ही विल हेल्प यू, वह तुम्हारी सहायता करेगा। तो यहाँ पे देखिएगा, कह रहे हैं सिंपल प्रेजेंट में ही लिखा जाता है। बात है कि अगर तुम आओगे तो वह तुम्हारी सहायता करेगा, लेकिन अगर तुम आओगे, इस बात को कैसे लिखा जाएगा, इफ यू कम, अगर तुम आते हो। यही बातें बताई जा रही हैं कि सबॉर्डिनेट क्लॉज में आने वाला वर्ब अगर हिंदी वाक्य में फ्यूचर टेंस में हो, तो उसे अंग्रेजी में सिंपल में लिखते हैं। ठीक है ना। तो इफ यू कम ही विल हेल्प यू, ये चीज। बी शैल नॉट गो आउट इफ इट रेन्स, ये सबॉर्डिनेट क्लॉज। बी शैल स्टार्ट एज सुन एज वी आर रेडी, तो यहां पर भी एज सुन एज का यूज किया गया है और यहाँ पे प्रेजेंट में। मेरी बात आप समझ पा गए होंगे, और इसको वैसे भी हम डिटेल में पढ़ेंगे, इसमें कोई बहुत ज़्यादा आपको चिंता नहीं करना है, बस एक सिंपल सी बात है यूज में, वो मैं आपको बताना चाह रहा था। तो अब मेरे को इसके आगे देखना है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में कुछ ऐसी वर्ब होती हैं जिनका यूज हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही करते हैं। अगर उस वर्ब को हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में यूज कर दें तो हमारा सेंटेंस क्या हो जाता है, गलत हो जाता है, हमारी बात गलत हो जाती है। और कॉम्पिटिटिव एग्जाम के स्तर पे ऐसी चीज़ें पूछी जाती हैं कि आपको इनके बारे में थोड़ा बहुत पता है कि नहीं।
तो अब हम उस पर चर्चा करेंगे। These verbs are very important to your competitive examination, and not only the competitive examination. In if you are going to speak in English, then these type of the verbs are also important. How will you think your sentence is right or wrong? In a present indefinite, there are some words used in a present indefinite, not used in a continuous, present continuous. मेरे कहने का मतलब है ये ऐसी वर्ब हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आती रहती हैं, और इनको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में अगर दिया जा रहा है तो आप ये मान लीजिए वहाँ पे मिस्टेक है, एरर है, और अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट में है तो वहाँ सही होने की संभावना है, अर्थात वो सही होता है। इस हिसाब से उसको मैनेज किया जाता है, दिया जाता है। ये ऐसी वर्ब हैं जिनका यूज प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में नहीं होता है, सामान्यतः नहीं होता है, मतलब 99.9%। और ये ऐसी वर्ब हैं जिन्हें हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में यूज करते हैं। मेरी बात आप समझ रहे होंगे। इन वर्ब को आप देखिए, वर्ब्स ऑफ परसेप्शन, ऐसी वर्ब जो परसेप्शन क्रिएट करती हैं, जैसे सी, हर, स्मेल, नोटिस, फील, टेस्ट, प्लीज, प्रेफर, रिकॉल। टेस्ट, प्लीज, प्रेफर, रिकॉल। वर्ब यूज टू एक्सप्रेस फीलिंग और द स्टेट ऑफ माइंड, ऐसी वर्ब जो क्या करें, यूज होती हैं फीलिंग को एक्सप्रेस करने के लिए, या स्टेट ऑफ माइंड, आपके दिमाग में जो चीजें हैं उसको एक्सप्रेस करने के लिए, जैसे वांट, डिजायर, विश, रिफ्यूज, फॉरगिव, केयर, हेट, एडोर। लाइक, डिसलाइक, एडमायर, बिलीव, डाउट, होप, इमेजिन, लव, है ना। सेंटेंस यूज भी करते हैं, बच्चे यूज करते हैं, माता पिता यूज करते हैं, कहते हैं आई लव यू। आई आई एम लविंग यू नहीं कहते हैं, बिकॉज ये क्या है, कौन सी चीज है, वर्ब यूज टू एक्सप्रेस फीलिंग को उससे रिप्रेजेंट किया जा रहा है। दैट द लव नॉट यूज इन अ कॉन्टिन्यूअस ऑलवेज कम्स इन अ प्रेजेंट इंडेफिनिट। So this is the reason you say I love my mom, I love my dad, I love my God. Not you are going to say that I am loving my God, I am loving my mother, I am loving my father. That is wrong. वर्ब इन्वॉल्विंग द प्रोसेस ऑफ थिंकिंग, ऐसी वर्ब जो प्रोसेस ऑफ थिंकिंग में इन्वॉल्व हो, जैसे थिंक, फील, नो, मीन, सपोज, रिमेंबर, रियलाइज, रिकॉलेक्ट, फॉरगेट, रिकॉल, माइंड, अंडरस्टैंड। इसके बाद द वर्ब डिनोटिंग पोजीशन, ऐसी वर्ब जिसके द्वारा अधिकार को दिखाया जाए, मालिकाना हक दिखाया जाए, राइट को दिखाया जाए, मतलब पोजीशन को जिससे डिनोट किया जाता है, अधिकार को जिससे डिनोट किया जाता है, जैसे आउन, बिलोंग टू, पोजिज। आर यू गेटिंग? तो इस प्रकार की जो वर्ब हैं किस में आती हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट में यूज होती हैं, ना कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में। अगर इनको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में यूज किया गया है वो गलत होगा, अगर इन्हें प्रेजेंट इंडेफिनिट में यूज किया गया है वो सही होगा। क्या मेरी बात आप समझ पा रहे हैं? और इसी के साथ वर्ब सच एज, कुछ ऐसी भी वर्ब हैं जैसे कंटेन, कंसिस्ट, कीप, कॉस्ट, सीम, लुक, रिजेंबल, मैटर, रिक्वायर, सफिस। इस प्रकार की वर्ब हैं जो हमेशा किस में यूज होती हैं, जो हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट में यूज होती हैं, ना कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में। तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ऐसी वर्ब आती रहती हैं, अन्य एग्जामों में भी आती रहती हैं, तो आपको इसमें थोड़ा सा ध्यान देना है, इसका प्रैक्टिस करना है। अब आइए देखते हैं कि कभी कभी इन वर्ब का जैसे यूज किया जा रहा है तो उसमें गलत और सही को कैसे देखेंगे, कुछ एक दो एग्जाम्पल आपको हम बताते हैं।
I am understanding this. Understanding this. आइए हम देखते हैं। अभी जो मैंने वर्ब देखा, ऐसी वर्ब जिनका यूज प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में नहीं होता, इन वर्ब का यूज हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होता है। उसके स्तर पे अगर कुछ हम वाक्यों को अगर आपको दिखाएं तो उससे आपका कॉन्सेप्ट और क्लियर हो सकता है। जैसे फर्स्ट है, ही इज ऑनिंग अ जीप, पोजेशन दिखा रहा है। पोजीशन के स्तर पे ये जो वर्ब है किस में यूज होगी? केवल प्रेजेंट इंडेफिनिट में, ना कि प्रेजेंट कॉन्ट। इसलिए ये गलत हुआ और ये सही हुआ। पोजीशन से संबंधित जो मैंने वर्ब बताया था वो वर्ब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में यूज नहीं होगी। कॉन्टिन्यूअस में तो कभी यूज नहीं होगी, कोई भी कॉन्टिन्यूअस हो, प्रेजेंट इंडेफिनिट में यूज होती है। आर यू गेटिंग और नॉट? ऐसे ही दूसरा देखिए, ये आते रहते हैं एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन, आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। आई एम अंडरस्टैंडिंग, अंडरस्टैंडिंग नहीं होता, अंडरस्टैंड होता है। इसका आईएनजी नहीं होता, कॉन्टिन्यूअस में इसको हम नहीं लिखते हैं। तो क्या होगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट में ये सही है। इसी प्रकार से यहां पर है, वी आर हियरिंग द बेल, नहीं, गलत। बिकॉज हर क्या है, अभी मैंने बताया था, इसका यूज किस में नहीं होगा? कॉन्टिन्यूअस में नहीं होगा, वर्क या एनजी फॉर्म इसकी नहीं होती है। तो अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, ये कॉन्टिन्यूअस में है इसलिए गलत है, और ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में है। वी हर द बेल, हम घंटी सुनते हैं, अर्थात आवाज सुनते हैं घंटी की, ये सही है। ही इज नोइंग इट, वह इसे समझ रहा है, वह इसे जान रहा है, गलत, क्योंकि नो कॉन्टिन्यूअस में नहीं हो सकता। अभी जो वर्ब हमने बताया था उसमें ये नो भी था, नो भी वर्ब थी उसमें, तो इसीलिए क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। और ये ही नोज इट, राइट, प्रेजेंट इंडेफिनिट में। अभी जो मैंने ये वर्ब बताया था प्रेजेंट इंडेफिनिट में ये वर्ब थी, और मैंने उन वर्ब के बारे में बताया था कि ये जो वर्ब है, दीज वर्ब्स आर ऑलवेज यूज्ड इन अ प्रेजेंट indefinite, not used in a continuous. Continuous may be any type of the continuous, maybe the perfect continuous, maybe the simple continuous. You will not use these type of the verb in a continuous. If you want to use, then use present
indefinite may be the other but not continuous. तो he knows ये सही है. he is having a car, continuous आ गया, पोजीशन दिखा रहा है, गलत, ये सही है. प्रेजेंट इंडेफिनिट, दिस इज इन अ प्रेजेंट इंडेफिनिट. हैज, हैव का यूज, नीड का यूज है ना, हम इसे पढ़ेंगे भी, देखेंगे भी. तो जनरली हमारा जो प्रेजेंट इंडेफिनिट था, विस्तार तो और भी है, लेकिन जितना आपको समझना था, एक जो मैंने कैटेगराइज किया है उसके स्तर पे, प्रेजेंट इंडेफिनिट के स्तर पे जो मेरे को बताना था, जो मेरे को समझाना था, मेरा जैसा प्रयास था, मैंने उस प्रयास को बेहतर तरीके से रखने की कोशिश की. अब इसमें कुछ यूज है, जैसे हु का यूज है ना. हु नॉमिनेटिव केस होता है, तो हु का स्ट्रक्चर कैसे बनेगा इसके स्तर पर भी हम चर्चा करेंगे. हु, बिच, हुज और इनका यूज, ये कैसे किसी वाक्य को जोड़ते हैं, और कब ये इंट्रोगेटिव में यूज होते हैं, कब हु सब्जेक्ट बन जाता है ना. इन बातों को भी हम देखेंगे, लेकिन अभी आप ये मान के चलिए प्रेजेंट इंडेफिनिट में हमने इतना कंप्लीट कर लिया है. प्रेजेंट इंडेफिनिट का एक ओवरव्यू हो गया है. अब हम जो आगे पढ़ेंगे उस पे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट के स्तर पे कुछ प्रैक्टिस करेंगे, हिंदी सेंटेंस की प्रैक्टिस करेंगे, जिससे जो हिंदी मीडियम के लोग हैं उसका ट्रांसलेशन अच्छे से सीख सकें, अच्छे से समझ सकें. मैं सत्येंद्र सिंह, बहुत बहुत धन्यवाद. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू.